प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान का पाठ नंबर 4, भारत के विदेश संबंध। इस पाठ में हम चर्चा करेंगे कि विदेश संबंध क्या हैं, विदेश नीति किसे कहते हैं, विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं भारत के विदेश संबंध। तो विदेश संबंध क्या होता है कि राजनीति शास्त्र में जो देश है उसके लिए राज्य शब्द प्रयोग किया जाता है और विदेश संबंध का अर्थ है कि कोई भी राज्य दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित करते हुए किन नीतियों और सिद्धांतों पर चलता है या कैसी नीति दूसरे देश के प्रति अपनाता है, उसे कहते हैं विदेश संबंध। विदेश संबंध को समझने से पहले हमें एक शब्द समझना होगा जिसे कहते हैं विदेश नीति। अब ये विदेश नीति क्या है? विदेश नीति जो होती है वो किसी भी देश की किन किन चीज़ों पर आधारित होती है? उस देश के राष्ट्रीय हित पर, उस देश की आंतरिक व्यवस्था पर, उस देश की बाह्य व्यवस्था पर और उस देश के राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होती है। कि कोई देश दूसरे देश से जिस प्रकार के संबंध स्थापित करता है, जो गाइडलाइन जारी करता है, वो गाइडलाइन किन किन चीज़ों पर आधारित होती है? उसके राष्ट्रीय हित पर, आंतरिक और बाह्य वातावरण पर, राष्ट्रीय मूल्य पर। अब ये जो सभी बातें ऊपर बताई मैंने, उन सब को हमने दो वर्गों में बांट दिया कि विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक और दूसरा विदेश नीति को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। आंतरिक कारकों का मतलब है कि देश के अंदर उस समय किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी। जब हमने, मान लो उदाहरण देती हूँ कि गुट निरपेक्षता को भारत ने अपनाया, तो गुट निरपेक्षता को जब अपनाया तो उस समय देश में कैसी आंतरिक परिस्थितियाँ थी। भारत ने जब 1991 में उदारीकरण के युग में प्रवेश किया तो उस समय जो आंतरिक परिस्थितियाँ थी वो भारत की कैसी थी। उस समय बाह्य परिस्थितियाँ, बाह्य कारक में हम पढ़ेंगे बाह्य फैक्टर, कि जो दूसरे देशों में घटित हो रही थी घटनाएं, उनका प्रभाव जो हमारे भारत देश पर पड़ता है और हमारे भारत देश की नीतियों में उसके कारण जो बदलाव होता है उसको कहेंगे हम बाह्य कारक। और जो अंदरूनी कारण है देश के, उनको आंतरिक कारक मिलेंगे। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों पर। इसमें पहला पॉइंट है भौगोलिक परिस्थितियाँ। विदेश नीति का जो मुख्य मोटो होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? सुरक्षा। और सुरक्षा यानी चारों दिशाओं में सुरक्षा, उत्तर दिशा में भी, दक्षिण में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी। अब हम ये बात जानते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दुनिया में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या है, दुनिया दो धड़ों में बट गई। एक पूंजीवादी धड़ और दूसरा साम्यवादी धड़। पूंजीवाद साम्यवाद को ख़त्म करना चाहती थी और साम्यवाद विचारधारा पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहती थी। दोनों में क्या था? विरोधाभास था। दोनों एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं थी, यूँ कह सकते हैं। तो अगर हम भारत के भूगोल को देखें तो भारत के उत्तर में क्या है, जो चीन है और रूस है, वो क्या हैं? दो बड़े साम्यवादी देश हैं। अब अगर भारत बाह्य दुनिया को देखते हुए इन दोनों धड़ों में से मान लो पूंजीवादी धड़ में शामिल हो जाता, तो क्या होता कि पूंजीवादी होने के कारण क्या हो जाता, साम्यवाद क्या है, इसका विरोध करता, भारत का विरोध करता।
और अब यहाँ पर देखें भूगोल में, क्योंकि साम्यवादी देश क्या है, बिल्कुल उत्तर में है, भारत की सीमाओं से लगते हुए हैं, और दो बड़े साम्यवादी देश हैं, तो वो क्या कर सकते थे, अगर भारत पूंजीवाद को अपना लेता तो यहाँ से इधर से अटैक कर सकते थे भारत पर। क्यों? क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, पूंजीवाद को ख़त्म करना। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट है आर्थिक परिस्थितियाँ। स्वतंत्रता के बाद खराब आर्थिक जो स्थिति हो गई थी भारत की, उसको सुधारने के लिए भारत क्या चाहता था कि वो दूसरे देशों से सहयोग ले। और दूसरे देशों से सहयोग कब मिलेगा, जब वो क्या है, उनसे संबंध स्थापित करेगा। और संबंध कैसे होने चाहिए, अच्छे संबंध होंगे तभी क्या है, कोई देश उसको आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तो भारत ने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ना तो वो पूंजीवाद गुट में शामिल हुआ, ना साम्यवादी गुट में शामिल हुआ। तो इस प्रकार से आक्रमण का कोई भय नहीं रहा, सीमाओं के से आक्रमण का कोई भय नहीं रहा। और दूसरा क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लग गई। तो उसने क्या है, आर्थिक सहायता के लिए क्या है, दोनों ही गुटों में शामिल होना पसंद नहीं किया। उसने एक अलग गुट अपनाया, उसको क्या कहते हैं, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता नाम से एक अलग गुट में वो शामिल हो गया। कि जो अगला पॉइंट है ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परंपराएं। जो भारत का इतिहास है वो हमें क्या बताता है कि भारत क्या है, हमेशा ही शांति प्रिय देश रहा है। भारत में क्या है, अनेक धर्म रहे हैं, जैसे बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, पारसी धर्म है, बहुत सारे धर्म प्राचीन काल से रहे हैं। और हमने अपने इतिहास में ये भी पढ़ा है कि जो राजा अशोक थे वो महान शासक हुए हैं भारत के, और वो किस धर्म के अनुयायी थे, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बुद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने क्या किया था, भारत के बाहर दूसरे देशों में जो है वो करना आरंभ कर दिया। तो दूसरे देशों में जब उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया तो एक उसकी खास बात थी, उस धर्म की खास नीति थी, अहिंसा की नीति। वो पूरे विश्व को, पूरे भारत को उस समय पता चली, अहिंसा परमो धर्म है। तो ये जो अहिंसा का फैक्टर है वो तभी से क्या है, भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन गया, उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं के कारण। चौथा है राष्ट्रीय नेताओं को प्रेरित करने वाले आदर्श। कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हुए, मान लो कि गांधी हुए, या फिर हमारे नेता हुए अम्बेडकर है, या हमारे नेता है सी राजगोपालाचार्य। तो जितने भी नेताओं के नाम हम जानते हैं, तो एक खास बात उनकी सामने आई कि वो एक विशेष आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, कि कुछ विशेष पॉइंट थे, जैसे कि रंग भेद है, सभी ने रंग भेद का विरोध किया। जितने भी नेता थे वो भारत में जो ब्रिटेन का उपनिवेश था उसका विरोध करते थे। सभी जो नेता थे उनको राष्ट्रमंडल का सदस्य होने में कोई आपत्ति नहीं थी। और सभी क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था शांति स्थापित करने की, उसका सदस्य बनने में उन्हें कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी। तो इन सब पॉइंटों पर थे, इन सब आदर्शों पर वो क्या थे, सहमत थे एक तरह से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हित जो है वो क्या है कि देश का जो इंटरेस्ट है, देश का जो हित है, उसका मतलब अच्छा बुरा वो किस चीज़ में है, और वो जो हित है वो कौन डिसाइड करता है, जो भी रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी दल है, वो क्या है, राष्ट्रीय हित को निर्धारित करता है। मान लो कि
हमारी जो रूलिंग पार्टी है भाजपा पार्टी वर्तमान की, तो उसने क्या समझा कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है कई वर्षों से भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण रहे हैं, लंबे समय से ये समस्या हल नहीं हुई है। तो उसने क्या उचित समझा कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था उसको समाप्त करके उन्होंने क्या है सभी राज्यों के बराबर का दर्जा उसको दे दिया, ताकि क्या है जो भारत है उसमें समानता स्थापित हो जाए, उस पर जो रूल जो सत्ताधारी दल करता है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, रूल करने में सिमिलरिटी आ जाए, लोगों को जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको हीन भावना उनमें ना आए। तो इस राष्ट्रीय हित को लेकर क्या है जो है पार्टी है वर्तमान की उसने काम किया। तो किसी भी चीज़ में किसी देश का इंटरेस्ट हो सकता है। छठा पॉइंट है राष्ट्रीय संघर्ष। राष्ट्रीय संघर्ष में क्या है कि जो हमने आज़ादी का संघर्ष किया, आज़ादी की जो है लड़ाई लड़ी हमने, उसमें हमने किन किन चीज़ों को लेकर एकजुटता दिखाई कि हमने हमारे जो देश के लोग थे या हमारे राष्ट्रीय नेता थे वो सब क्या थे, रंग भेद का विरोध किया था उन्होंने। और सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या था कि उपनिवेश था, जो भारत उपनिवेशवाद का विरोध भारत ने और भारतीयों ने किया था। इसी प्रकार से क्या है बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं राष्ट्रीय संघर्ष में। उसके साथ साथ क्या थी, सहानुभूति। सहानुभूति जो थी कैसे देशों के प्रति जो अभी आज़ाद नहीं हुए थे, नए जो आज़ाद हो रहे थे या संघर्ष कर रहे थे उनके प्रति भारत ने सहानुभूति का रवैया अपनाया। अगला पॉइंट है विचारधारा का प्रभाव। विचारधारा क्या होती है, आइडियोलॉजी। तो रूलिंग जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है उसका क्या है, किस विचारधारा पर वो आधारित है कि वो जो रूलिंग पार्टी है वो उपनिवेशवाद का विरोध करती है, रंग भेद का विरोध करती है, किसानों के हित में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के हित में है। तो वो सभी विचार यहाँ पर आ जाएंगे इस पॉइंट में। अगला है सैनिक तत्व, सेना का स्वरूप कि भारत की जो सेना है वो स्ट्रॉन्ग है, कमज़ोर है या नॉर्मल है, वो भी डिसाइड करेगी भारत की विदेश नीति को। और एक अलग चीज़ जो होती है उसमें कि सेना अगर हमारे पास हथियार नहीं है या हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाता है तो हमें अगर हथियार लेने हैं तो किस देश से ले, सैनिक सहायता लेनी है तो किस देश से ले, अगर कोई जो परिस्थिति है वो बिगड़ जाए, युद्ध के कगार पर आ जाए, तो ये सभी जो सैन्य तत्व हैं वो क्या करते हैं, विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अगला है संवैधानिक व्यवस्थाएं। संवैधानिक व्यवस्थाओं में हम देखेंगे कि जो हमारे भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 51 है वो क्या है, हमारी विदेश नीति से संबंधित है। उसमें क्या है कुछ बातें लिखी गई है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा भारत। दूसरा है कि सम्मानपूर्ण संबंध, सम्मानपूर्ण जो संबंध है वो भारत स्थापित करेगा दूसरे देशों के साथ। और तीसरा है उसमें कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके प्रति सम्मान, किस चीज़ के प्रति, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति, कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसको भारत क्या है फॉलो करेगा। उसके बाद है अगला पॉइंट अनुच्छेद 51 में जो चौथा पॉइंट लिखा गया है वो क्या है कि मध्यस्थता। मध्यस्थता क्या है, मध्यस्थता होता है कि जब दो देशों के बीच में झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े को का असर जो है न केवल उन दो लड़ने वाले देशों पर पड़ता है बल्कि दूसरी बाह्य देशों पर भी पड़ता है। तो
दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो उससे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है वो भंग हो जाएगी। यहाँ पर हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति स्थापित करने का भारत प्रयास करेगा। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति है, यहाँ पर इसको क्या है, खतरा उत्पन्न हो सकता है दो देशों के झगड़े से। तो भारत क्या करेगा, मध्यस्थता की नीति को फॉलो करेगा कि उन दोनों देशों के बीच में झगड़े को बिचौलिया बनकर क्या है, ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अब हम पढ़ते हैं भारत की विदेश नीति के बाह्य कारक। बाह्य कारक में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तत्व की जो इंटरनेशनल जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से रहे। अब मान लो उदाहरण देते हैं कि भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया, तो उस समय जो है बाहर जो बाह्य दुनिया में किन किन फैक्टरों ने काम किया। तो कौन कौन से फैक्टर थे कि दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक क्या था, पूंजीवाद, और दूसरा क्या था, साम्यवाद। दोनों मैंने बताया था कि दोनों विरोधी विचारधाराएं थी। तो उस समय ये फैक्टर थे। और दूसरा फैक्टर क्या हो गया कि दोनों के क्या थे, सैनिक गुट थे अपने अपने। इसने भी अपनी सेना बना रखी थी, इसने भी अपनी सेना बना रखी थी अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ। तो वो क्या करते थे कि साम्यवादी सेना क्या करेगी कि जो देश पूंजीवादी हैं, पूंजीवादी गुट के हैं,